हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स और फिजिक्स का हम लोग महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और बाबू एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से है और एक एक दिन आपका कम हो रहा है। और जितना हो सके इसने इतने ही दिन में आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है? जितना हो सकता है उतना आप अपने तरफ से क्या करिए, प्रयास करिए, वो फल आपको मिलेगा, है ना? जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा, 100% है। बाकी आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी इस क्लास को भी किया जाएगा, है ना? और जल्दी से जल्दी खत्म करने की भी कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतना हम लोग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है? आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करें, एक बार बताइए, क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या होती है, इनके दो गुणों को लिखे। यानी कोई भी चुंबक है तो चुंबक में क्या होता है, पहले दो ध्रुव होता है। पहला होता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये मान लीजिए कि कोई चुंबक है तो उसमें उत्तरी ध्रुव भी है, दक्षिणी ध्रुव भी है। और चुंबक के मतलब चुंबक में से क्या मतलब चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। कहां? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और याद रखना है कि चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। जब अगर पूछा जाएगा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ये दक्षिण से क्या होती है, उत्तर की तरफ जाती है। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखे। तो आप लिखिएगा कि मान लीजिए कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये चुंबक है। तो चुंबक में से क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या हुई है, आई हुई है, ठीक है? तो इसके पास अगर हम कोई अन्य चुंबक लाते हैं, समझिएगा कि अगर हम इसके पास कोई क्या करेंगे, कोई अन्य और चुंबक लाएंगे तो या तो इसे आकर्षित करेगा। अब मान लीजिए कि इसके क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई चुंबक लाते हैं तो या तो इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो इसे ये प्रतिकर्षित करेगा, यही ना दो करेगा। अब आपको पता होगा जो सजातीय आवेश होते हैं क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे n है और यहाँ पे हमने n ध्रुव बनाया, इधर इसका s ध्रुव बनाया, तो ये सजातीय आवेश होने के कारण क्या होगा, इसके क्षेत्र में आया है ये चुंबक, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है? यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बल का क्या सूचन किया जाए, यानी बल के कारण ही ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर हम इस चुंबक के पास, देखिए यहां पे समझिए, अगर हम इस चुंबक के पास, है ना, अगर हम इस चुंबक के पास अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान में रखना है कि n ध्रुव लाएंगे। अब इसके पास क्या करेंगे, हम लोग n ध्रुव लाएंगे। ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चे समझा रहे, फटाफट से समझिए। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, n ध्रुव लाया, है ना? हमने क्या किया प्यारा बच्चों, ये हमारा हो गया n ध्रुव और ये हमारा हो गया s ध्रुव। तो अब अगर हम इस चुंबक के पास अगर मान लीजिए कि ये s है और ये n है, तो इसके क्षेत्र में लाएंगे तो क्या होगा, एक बल कार्य करेगा और ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो लिखिएगा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना? यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर कभी भी ये क्या होती है, जाती है, ठीक है? और चुंबक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है दक्षिण से क्या होती है, उत्तर की तरफ होती है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले लिखिएगा कि इसके दो गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, पहुंचकर ये समाप्त हो जाती है। पहले आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए उत्तरी ध्रुव से निकली है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या हुई है, आई हुई है। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण के अंदर क्या होगा बाबू, साउथ से नॉर्थ होता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। फिर लिखिएगा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब इस चुंबक के भीतर की बात किया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहां पे याद रखना है कि जो दिशा होती है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की ये बाबू जो दो प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए।
रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विभव मापी के दो उपयोग लिखे, तो विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। आप सभी बच्चों को पता है ना कि विभवांतर को किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। यानी अगर विभव मापी के दो उपयोग पूछा जाएगा तो आप क्या लिखिएगा कि बाबू विभव मापी के निम्नलिखित दो उपयोग है। कौन कौन से हैं? तो विभव मापी के मदद से किसी सेल का ईएमएफ मापा जाता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है प्यारा बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना। ईएमएफ का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल को क्या किया जाता है? विभव मापी से मापा जाता है। क्लियर? पहला उपयोग गया। दूसरा कि इसके मदद से किसी सेल का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विभव मापी के दो उपयोग लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि विभव मापी का पहला उपयोग है कि हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल किसे मापते हैं? विभव मापी से मापते हैं। और इससे क्या किया जाता है? तो बाबू आंतरिक प्रतिरोध भी मापा जाता है, ठीक है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? ज्ञात होता है। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि ट्रांसफार्मर क्या है, परिणामी अनुपात क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर का परिणामी अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसफार्मर की बात किया जाएगा तो लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर एसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि एसी वोल्टता को बढ़ाना या घटाना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी के सिद्धांत पे कार्य करती है, एसी के सिद्धांत पे कार्य करती है। और इसका कार्य क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, है ना। तो ये आप लोग लिखिएगा सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर का कार्य यहाँ पे याद रखना है कि उच्च धारा पर निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न धारा पर उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा पर उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को अधिक धारा पर निम्न वोल्टेज में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ये किताबी भाषा है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आप लोग लिखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का डिवाइस है जो एसी के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। लिखिएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद से लिखिएगा ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि एसी वोल्टता को घटाना चाहे बढ़ाना, ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिणामी अनुपात, परिणामी अनुपात को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और परिणामी अनुपात किसे कहते हैं? कि ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलियों की फेरों की संख्या, है ना। ट्रांसफार्मर में क्या, ये जो सेकेंडरी है ना, द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या, यानी हम लोग क्या करेंगे? VS बटे में क्या? प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या यानी VP। और इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर का परिणामी अनुपात कहते हैं। और इसे R से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर बाबू परिणामी अनुपात पूछ देगा ट्रांसफार्मर का, तो लिखेगा कि किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या बट्टे में प्रथम कुंडली की फेरों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिणामी अनुपात कहते हैं। और इसे R से सूचित किया जाता है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा? VS, यानी सेकेंडरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कुंडली की मतलब क्या? सेकेंडरी वोल्टेज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी प्राइमरी मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग बटे में क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा। यानी अगर आपसे परिणामी अनुपात पूछता है तो ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या बटे में क्या? प्रथम कुंडली की फेरों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बाबू हम लोग कहते हैं परिणामी अनुपात, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि धारतीय प्रतिघात को समझावे। धारतीय प्रतिघात क्या होता है? हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि धारतीय प्रतिघात को समझाए। तो धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में बाबू याद रखिएगा कि संधारित्रों के द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है। अवरोध का मतलब एक रुकावट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिससे हम लोग XC से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, धारतीय प्रतिघात क्या है, जो कि एग्जाम में आता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं? कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरक द्वारा लगाया गया जो अवरोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे, जिसे XL से सूचित किया जाता है। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन कुछ और पूछा गया कि धारतीय प्रतिघात क्या है। 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्रों द्वारा लगाया गया एगो क्या होता है? अवरोध होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ये गलती लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि धारतीय प्रतिघात ये प्रेरकीय प्रतिघात है, लेकिन धारतीय प्रतिघात को हम लोग किससे सूचित करते हैं? XC से, जो कि होता है 1 बटा में, यहाँ पे याद रखना है कि ओमेगा C होता है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 100% है कि ये सब आपके एग्जामों में
पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे XC लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे XC, ठीक है, XC है ना, XC, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है प्यारे बच्चों, जो एगो प्रेरक द्वारा क्या लगाया गया एगो अवरोध होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि प्रतिवर्ती धारा क्या है, इसके तात्कालिक मान को लिखे। तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, आपको पता ही है प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, इसके तात्कालिक मान क्या होते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जिसका मान, है ना, जिसका मान और दिशा क्या होता है, समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है। यह धारा दिष्ट धारा से क्या होती है, भिन्न होती है, क्योंकि दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती, जबकि प्रतिवर्ती धारा की जो दिशा होती है आवर्त रूप से क्या होती है, बदलते रहती है। जो प्रतिवर्ती धारा होता है इसकी दिशा क्या होती है, इस प्रकार से बदलती रहती है, ठीक है। यह आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया कि तात्कालिक इसका मान क्या होगा, तो प्रतिवर्ती धारा का तात्कालिक मान क्या होता है, तो यहां पे आप लोग लिखिएगा कि आई, है ना, तात्कालिक मान को आई से सूचित करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट। आई नोट जो होता है शिखर धारा होता है। आई नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका तात्कालिक मान हो जाएगा। जहां पे आई क्या होता है, तात्कालिक मान, आई नोट क्या होता है, शिखर मान होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है अपने भारत में कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज क्या है, अपने पूरे भारत में क्या है बाबू, प्रतिवर्ती धारा की क्या है, आवृत्ति है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। अब देखिए डायनेमो तथा विद्युत मीटर में अंतर लिखे, है ना। डायनेमो क्या होता है और विद्युत मोटर क्या होता है। तो डायनेमो क्या करता है, आपको पता होगा डायनेमो का मतलब क्या हुआ। जैसे हमारे दादा ओदा साइकिल में क्या करते थे, डायनेमो लगा देते थे और साइकिल का टायर से उसे कनेक्ट कर दिया जाता था। जितनी स्पीड हम लोग की साइकिल चलती थी उतना स्पीड क्या होता था, आगे बल्ब लगा देते थे लोग, और वो बल्ब क्या होता था, रात में जलता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायनेमो क्या है और बाबू विद्युत मोटर क्या है, तो यहाँ पे विद्युत मोटर से आपको साफ स्पष्ट पता चल रहा होगा कि विद्युत मोटर यानी विद्युत की सहायता से मोटर चलाइए तो वो यांत्रिक ऊर्जा हमको देगा, है ना, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा, है ना। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साइकिल से उसे नचाते हैं बहुत तेज, तो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे हम बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, मतलब याद रखना है कि डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो विद्युत मोटर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जैसे प्यारे बच्चों जो कल का मोटर हो गया जो पानी देता है, अब उसमें हम लोग जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे वो चलेगा नहीं चलेगा। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हमको पानी देगा। तो ये क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ये आंतरिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि डायनेमो, ठीक है। डायनेमो में क्या लिखेगा कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है किस में, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि जो विद्युत मोटर होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसका अपोजिट होता है। चले, डायनेमो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि मोटर बाबू धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। मोटर किस पे, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ये कार्य करता है। देखिए इनमें यहाँ पे याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यानी याद रखना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को देखे होंगे कि सामने सामने यहाँ पे क्या होता है, चुंबक लगा होता है, उसके बीच में कुंडली होती है। अब जब घुमाया जाता है ना साइकिल के, मतलब साइकिल से या किसी भी चीज से उसको घुमाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यहाँ पे क्या स्थिति कुंडली में धारा यहाँ पे प्रवाहित करते हैं, इसकी कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे कि डायनेमो क्या होता है और विद्युत मोटर क्या होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए कि प्रतिवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखे। तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो बाबू प्रतिवर्ती धारा वो होता है जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि मतलब प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है, परिपथ में दोनों दिशाओं में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। प्रतिवर्ती धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, जबकि दिष्ट धारा परिपथ में सदा एक ही दिशा में क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी के सिद्धांत में ही कार्य कर सकता है। और इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसकी वोल्टता को बढ़ा सकते हैं भाई हम लोग, और हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें विद्युत वाहक बल को किसी अन्य प्रतिरोध की मदद से घटाया जा सकता है। प्रतिरोध की मदद से इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब देखिए इसमें विद्युत मतलब अपघटन की क्रिया नहीं हो सकती है, इसमें विद्युत अपघटन नहीं होगा, जबकि इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है, होती है। अब देखिए इसे यहाँ देखिए कलई नहीं किया जा सकता है,
क्या इसे कलई नहीं किया जा सकता है? अब यहाँ देखिए कलई करने में इसे धारा का उपयोग होता है। यहाँ पे क्या होगा कि कलई करने में इसे धारा का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ देखिए उच्च वोल्टता पर दूरी मतलब दूर स्थानों में इसे भेजा जा सकता है, यानी जो एसी करंट है ना हम लोग बहुत दूर दूर तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन दिष्ट धारा को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत दूर भेजना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, बहुत ज्यादा। हम लोग क्या ज्यादा दूर तक इसे भेज नहीं सकते हैं, है ना, प्रेषित नहीं कर सकते, ज्यादा दूर तक हम लोग भेज इसको नहीं सकते हैं। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखे। लेंज का नियम क्या कहता है बाबू? लेंज का नियम क्या कहता है आपको पता है ना कि लेंज का नियम क्या कहता है? तो लेंज का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जिससे उत्पन्न हुआ है ये इसी का क्या करता है, विरोध करता है। मान लीजिए कि कोई कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए, सभी बच्चे यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि कोई कुंडली है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे क्या है, कुंडली है ना, कोई यहाँ पे क्या है, कुंडली है। अब कुंडली के पास हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं। कुंडली के नजदीक अगर हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं और यहाँ पे भी एक हम बना लेते हैं ताकि एक ही बार में सारा क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है। चले ये क्या है, हमारा कुंडली है, ठीक है, समझिएगा सभी बच्चे। यानी इस नियम में क्या होता है कि प्रेरित मतलब क्या, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुई हो उसी का क्या करती है, विरोध करती है। यानी प्यारे बच्चों अगर ये मान लीजिए कुंडली है, अब कुंडली के निकट हम लोग क्या करते हैं, कोई उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, है ना बाबू, कुंडली के निकट कोई हम उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तो ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों कि एन जैसा व्यवहार करने लगता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, ये एन जैसा व्यवहार करने लगता है, जिसमें क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, सजातीय आवेश हो जाता है, जिसके कारण ये कुंडली क्या करता है, चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। तो जब इसके नजदीक लाया जाता है तो ये कुंडली एन की भांति व्यवहार करने लगती है, जिससे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों कि ये इसको क्या करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। और फिर जैसे ये कुंडली क्या होती है, इससे दूर जाती है तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये जो कुंडली होता है ना, ये जो कुंडली होता है ये क्या होता है, एस की भांति कार्य करने लगती है, ठीक है। तो ये फिर इसको जाने भी नहीं देता है क्योंकि एन एन में प्रतिकर्षित होगा जबकि एन एस में क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखें तो लेंज का नियम के लिखिएगा कि लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुई हो उसी का विरोध करती है। यानी कुंडली के पास अगर हम एन ध्रुव लाए तो क्या हुआ, हमारा प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, जब इसके पास लाए तो ये कुंडली भी एन की भांति व्यवहार करने लगा, जिससे ये सजातीय आवेश हो गया तो दोनों प्रतिकर्षित करने लगे। अब जब ये जा रहा है तो क्या हो गया, फिर एस की भांति कार्य करने लगता है। फिर जब एन एस हुआ तो इसको मतलब जाने भी नहीं दे रहा, अब ये क्या होगा, आकर्षित होगा, और ज्यादा पास जा रहा है तो प्रतिकर्षित होगा, है ना। तो यही बात होता है, इसी को कहा जाता है लेंज का नियम। क्लियर हो गया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई हो। यानी ये इसी से उत्पन्न हुआ लेकिन इसी का विरोध करने लगता है क्योंकि एन एन क्या हो जाता है, सजातीय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि भंवर धारा क्या है। भंवर धारा यानी ईडी करंट क्या है। देखिए ईडी करंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो भंवर धाराएं क्या होती है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी धातु का टुकड़ा, कोई भी धातु का टुकड़ा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के टुकड़े में क्या होता है, प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न होती है जैसे लगता है कि पानी में कोई भंवर उत्पन्न हुई हो, ठीक है। अतः इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, है ना। ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे क्या होती है, उत्पन्न होती है। और भंवर धाराओं के मतलब उपयोग क्या है, निम्नलिखित है, क्योंकि इसके उपयोग भी पूछा गया। अब इसमें भी आपने क्या सुना कि भंवर धारा क्या है, कि जब कोई धातु का टुकड़ा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है ना, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से होती है कि लगता है कि कोई पानी में भंवर उत्पन्न हुई हो, इसी से इसका नाम भी क्या रखा गया, भंवर धारा रखा गया, ठीक है। और ये भी उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब इसका उपयोग क्या है कि धारा मापी को यहाँ पे याद रखना है कि रुद्र दोलन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्ठी में क्या होता है, एडी करंट का उपयोग होता है। विद्युत ब्रेक यानी इलेक्ट्रिक जो ट्रेन वरेन होती है ना, इसमें भंवर धारा का ब्रेक में उपयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में भी क्या होता है, मोटर जो होता है उसमें भी भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, एक बार बताइए। हम आपका टाइम बिल्कुल लेना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचा है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए कि चुंबकीय विभव को परिभाषित करें। चुंबकीय विभव क्या होता है बाबू, चुंबकीय विभव आपने विद्युत विभव पढ़ा होगा ना, तो उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है चुंबकीय विभव। यानी बोला जाएगा कि चुंबकीय विभव क्या है, तो चुंबकीय विभव लिखिएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं, है ना।
यानी याद रखना है कि चुंबकीय विभव चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई चुंबक है ना, ये क्या है, कोई चुंबक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि ये क्या है, कोई चुंबक है ना, ये क्या है, कोई चुंबक है। अब चुंबक है तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, ये एस ध्रुव होगा, ये एन ध्रुव होगा, समझ लीजिए, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, और चुंबक के अंदर क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, ठीक है। तो बाबू इसमें क्या बोला जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या मतलब चुंबकीय विभव क्या होती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव से, है ना, याद रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्या है, चुंबक है ना, अब इसके उत्तरी ध्रुव को बाबू याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाना है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है और चुंबक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसका एन ध्रुव है और ये हमारा क्या है, एस ध्रुव है। तो इस इकाई यानी इस चुंबक को इसके क्षेत्र में, अब मान लीजिए कि ये चुंबक है तो इसका कोई अपना क्षेत्र होगा ना बाबू, कि उत्तरी ध्रुव से क्या निकलती है, यहाँ पे निकलती है ना ये सब, है ना, उत्तरी ध्रुव से ये सब निकलता है। ऐसे आपको पता होगा कि इसका कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा, ये चुंबक है तो इसका कोई क्षेत्र होगा, है ना, इसका कोई ना कोई क्या होगा, क्षेत्र होगा, ये आप सभी बच्चे को पता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे इसका कोई क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो एकांक से क्या करेंगे, किसी उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय विभव कहेंगे। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाए कि विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक में दो अंतर लिखे। 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में आप अंतर लिखे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि विद्युत चुंबक, अब विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक क्या होता है, स्टील का बना होता है। विद्युत चुंबक को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक को एक ही स्थान पर रखना पड़ता है। चलिए जैसे बताते हैं कि विद्युत चुंबक के बारे में बात करेगा तो ये आसानी से क्या होता है, विचुंबकत्व किया जा सकता है, जबकि ये आसानी से विचुंबकत्व नहीं किया जाता है। पहला इसका अंतर हो गया। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मजबूती को बदल सकते हैं, लेकिन इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, नियत होती है, क्योंकि ये स्टील का बना होता है, ठीक है। अब देखिए कि इसकी ध्रुव प्रबलता जो होती है प्यारे बच्चों बदली जा सकती है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, है ना। इसकी ध्रुव प्रबलता जो होती है, ध्रुवीयता जो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, यानी जो ध्रुवीयता होती है इसकी बदल जाती है, उसकी नहीं बदलती है ना। विद्युतीय चुंबकीय नरम लोहा का बनाया जाता है ना। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नरम लोहा का, जबकि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगला कि क्यूरी नियम क्या है। तो बाबू हमने आपको क्यूरी नियम में पढ़ाया था कि कोई भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसका एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, कि अगर उस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अणुचुंबकत्व में परिवर्तित हो जाएगा और अपना चुंबकत्व खो देगा। उसी को क्या कहते हैं, क्यूरी नियम कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि क्यूरी नियम क्या है। तो लिखिएगा कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकत्व प्रवृत्ति जो एक्सएम होती है एक परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्यारा बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सएम होगा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके टेम्परेचर के, है ना। यानी बाबू एगो क्यूरी टेम्परेचर है कि हाँ इस टेम्परेचर से अगर आप अधिक गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बाबू लौह चुंबकत्व तो अपना क्या करेगा, चुंबकत्व तो खोने लगेगा और अणुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा कि क्यूरी नियम क्या है तो सिंपल सा आपको यही लिखना है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरी नियम कहते हैं। यहाँ आप देखिए एक विशेष ताप पर जिसके क्यूरी बिंदु कहा जाता है, तो जैसे हम लोग 770 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ अचानक क्या होता है, अपना लौह चुंबकत्व गुण खोकर अणुचुंबकत्व पदार्थ बन जाता है। तो क्यूरी नियम में तो हमने आपको यही बताया कि क्यूरी नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को उसकी क्यूरी नियम जो क्यूरी टेम्परेचर है उसके ऊपर आप गर्म करते हैं तो वो क्या होगा, अपना लौह चुंबकत्व खो के अणुचुंबकत्व में परिवर्तित होने लगेगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बाबू ऐसे में आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पर लंब हो, यानी एक दूसरे पे क्या करें, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो अंगूठा हो बल की दिशा को ज्ञात करता हो, ये जो तर्जनी उंगली हो वो क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करे, और जो प्यारे बच्चों ये जो मध्यम उंगली हो वो धारा की प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करे। इसी को क्या कहा जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा लिखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा
तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को आप इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो। यहाँ पे याद रखने की एक दूसरे पे क्या हो, पहले लिखिएगा कि लंब हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा मध्यम उंगली क्या करे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करे। इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि संट क्या है। संट के दो उपयोग लिखे, कई बार आया हुआ है, आपके सामने है कि संट क्या है, संट के दो उपयोग लिखे। तो बाबू संट क्या होता है, आप लोग बताइए संट क्या होता है। तो संट क्या होता है और संट के दो उपयोग क्या होंगे, मतलब संट तो नहीं पूछा गया, तो संट तो हमने आपको बता दिया है कि जब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला जाता है उसी को संट कहा जाता है। संट से क्या होता है, संट से क्या होता है प्यारे बच्चों, माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है ना। और संट के प्रयोग से क्या होता है, सुग्राहिता घट जाती है। संट के प्रयोग से प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो लिखिएगा सबसे पहले कि इसका उपयोग सुग्राहिता विद्युत धारा या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचा सकता है। सुग्राही विद्युत मापी, मतलब सबसे पहले ऐसे लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ना। संट के प्रयोग में लिखिएगा कि ये क्या करता है, परिपथ को सुरक्षा करता है ना। यानी लिखिएगा कि इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत मापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। संट के उपयोग से धारा की यहाँ पे विभक्त किया जाता है तथा संट के मान को बदलकर धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे संट के प्रयोग से क्या होता है प्यारा बच्चों, माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है ना। चाहे संट के प्रयोग से सुग्राहिता क्या होती है, परिपथ की सुग्राहिता जो होती है घट जाती है, प्रतिरोध भी क्या होता है, घट जाता है। जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए कि लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल बहुत पूछा गया है तभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई चुंबकीय, ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो इस पे को कार्यकाली बल कार्य करता है। इसी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और F इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और इस बल को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहते हैं, ठीक है। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल ही कहते हैं, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पे को कार्यकाली बल कार्य करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहते हैं। और चुंबकीय बल क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, फिजिकल टू क्यू भी साइन थीटा होता है, जिसमें आप लोग प्यारे बच्चों इसको सदिशीय रूप लिख सकते हैं। फिजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू है ना, वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, है ना। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे जितना आता है उतना लिखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए एक्स किरण के गुण लिखें, एक्स किरण के उपयोगों को लिखें। यानी एक्स किरण क्या होता है, सबसे पहले एक्स किरण गामा किरण के समान होती है ना। एक्स जो किरण होती है विद्युत चुंबक किरण, मतलब विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है ना। अब प्यार बच्चों इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है। जितना मर्जी उतना लिख दीजिए। अब इसके गुण लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखना है, तो लिखिएगा कि रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एक्सरे का, है ना। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन एक्स किरण की मदद से की जाती है। एक्सरे, एक्सरे आप लोग जानते हैं ना, एक्सरे, है ना। अब देखिए कि चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरणों का बहुत महत्व है। जैसे प्यारे बच्चों किसी का एक्सरे होता है, कोई रोगी की जांच, और यहाँ देखिए निशान एक्सरे की सहायता से किया जाता है। एक्स किरण उसके लिए सबसे ज्यादा चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी क्या है, इसका उपयोग है। तो उपयोग ही तो लिखना है, लिखिएगा सबसे पहले रेडियोग्राफी में इसका उपयोग होगा। किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन एक्स किरण के मदद से हम लोग कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल को मतलब जांचना उचना अध्ययन करना एक्स किरण से। चिकित्सा क्षेत्र में प्यारे बच्चों इसका बड़ा उपयोग है, जिसमें रोगियों की जांच, मतलब रोगियों के रोग की पहचान होती है, उसकी जांच के निदान की पहचान होती है, ये सब होता है। और याद रखना है कि रेडियो चिकित्सा में भी इसका बाबू बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु क्या है बाबू, पहले जैसा हम नहीं समझा रहे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। हम सोच रहे हैं कि कम से कम आपका टाइम वेस्ट किया जाए, जल्दी जल्दी आपको बताया जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। आपका रिवीजन चालू है, एग्जाम टाइम में रिवीजन ही होता है बाबू, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अर्ध आयु क्या है, कि प्रारंभ में, है ना, उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधा परमाणु के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है, ठीक है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव का अर्ध आयु कहते हैं, समझे। कि यानी प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं को कुल संख्या में आधे परमाणु को विघटित होने में निश्चित समय लगता है, और जितना समय लगता है ना, उसको आधा विघटित होने में
है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, अर्ध आयु। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों टी हाफ से सूचित किया जाता है। इसका मान कितना होता है, 0.693 बटा में क्या होता है, लेमडा होता है, जहां पे क्या होता है, लेमडा 6 नियतांक होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए 100% ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए कि अल्फा किरण के गुण लिखे। तो अल्फा किरण का प्रयोग तो बाबू रदरफोर्ड साहब ने किया था, है ना। अल्फा किरण क्या है, अल्फा किरण का हीलियम का नाभिक कहा जाता है, अल्फा किरण पे धन आवेशित होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा कि अल्फा किरण के गुण लिखे तो लिखिएगा कि अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला कि वास्तव में अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्यारे बच्चों हीलियम का लिखे तो हीलियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 और 4 होता है। अब ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होता है, 2 यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो वही तो बात लिखा गया है कि वास्तव में अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, अर्थात इसके कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभाव में मतलब क्या, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि फोटो धुंधला उधला आ जाएगा, ठीक है, इसके पास। ठीक है, आगे बढ़ जाए कि इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफी कम होती है, लगभग 1/10वां भाग, क्योंकि प्रकाश का चाल बहुत तेज होता है, 3 लाख होता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्फा कण को की वेधन क्षमता बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य थोड़ा ज्यादा होता है, किंगस्टन होता है। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत करती है। अगर गैस से ये किरणें गुजरेगी तो उसको आयनीकृत कर देती है, बहुत तेजी से आयनीकृत करेंगी। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़िए कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यांक संबंध क्या है। आइंस्टीन, तो बाबू आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि बाबू पर यहाँ पे याद रखें, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होता है mc²। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध क्या है। तो लिखेगा कि आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध है, क्या है, E=mc² है। तो ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अब देखिए समस्थानिक एवं समभारिक से आप क्या समझते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं बाबू, और समभारिक किसे कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले लिखेगा कि समस्थानिक किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी नाभिकों में बाबू क्या, प्रोटोनों की संख्या तो समान हो, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना है कि प्रोटोनों की संख्या तो समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन प्यारे बच्चों क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हीलियम का ले लीजिए 1 1 1 2 1 3, यानी इसका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, समान है, समान देख पा रहे हैं 1 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। इसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समभारिक किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का ही ले लीजिए कि परमाणु क्रमांक 17 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, एगो में क्या है 35 है और एगो में 37 है, यानी इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसमें न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो इसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। असंभारिक किसे कहेंगे कि ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या तो समान रहता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि जिनका तो प्यारे बच्चों कि ये जो क्या होता है, परमाणु भार समान रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। जैसे आर्गन हो गया, है ना, के मतलब पोटेशियम हो गया, है ना, ये सब जितने भी होते हैं ये आप देख सकते हैं कि सबका परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन भार क्या है, एक समान है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अगला कि विकिरण के यहाँ पे याद रखना है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार याद रखना है कि प्रकाश जो होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है हमारा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की एक ऊर्जा होती है, E= क्या होता है प्यारा बच्चों, h होता है। अब जहां पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू जो है आवृत्ति है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इतना को हम लोग विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन जो होता है बाबू, प्रकाश जो होता है फोटोन के बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, h न्यू, जहां पे क्या होता है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, E ऊर्जा होती है और न्यू क्या होता है, आवृत्ति होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। क्लियर हो गया इतना आपको। आगे चलिए अगला है आपका कि संचार क्या है एवं संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो संचार क्या होता है और इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जानिएगा आप लोग, फटाफट से बोलिए।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए संचार क्या है, तो संचार सूचना या संकेत या सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की क्रिया को हम लोग संचार कहते हैं। यानी सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की क्रिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार व्यवस्था के मुख्य आवश्यक तत्व कौन कौन सा है बाबू, प्रेषित है यानी भेजना है, चैनलों या माध्यम कि किसी माध्यम में जाना चाहिए, है ना, और उसके बाद से क्या होना चाहिए, अभिग्रहित होना चाहिए। तो यहाँ पे अभिग्राही जो होना चाहिए, तो ये सब आपका याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपका याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमने बिना टाइम वेस्ट किए आपका इतना मतलब लगभग 30 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया ना बाबू, एक बार बताइए, पढ़ाया आपको पूरा समझ में भी आया? लेकिन माफी चाहेंगे कि पहले जैसा हम आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम कम है। ये सब रिवीजन है तो फटाफट से आप लोग करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से चैनल को क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं कब, अभी कुछ देर बाद हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों फिर हमारा अगला ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।